नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर मैं अमरीश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। ये आपकी पीटी स्पेशल की 13वीं क्लास है। ठीक है, ये आपकी 13वीं क्लास है। इससे पहले हमने 12 क्लास कर लिया था। 12वीं क्लास में हमने अंग्रेजों के प्रशासनिक संगठन को समझना शुरू किया था। उस क्रम में आप आगे पढ़ेंगे। तो उसमें हमने नागरिक सेवा को पढ़ लिया था, हमने सेना के बारे में समझ लिया था। आज हम पुलिस के बारे में समझेंगे और उसके बाद में अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार इंडिया में काम करती थी उसको भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पुलिस की जो व्यवस्था है, ठीक है, तो कार्नवालिस ने ही जो है पुलिस व्यवस्था की स्थापना इंडिया में की। नागरिक सेवा की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, पुलिस की स्थापना भी कार्नवालिस ने ही की। तो इससे पहले क्या होता था कि जमींदार के लठैत लोग पुलिसिंग का काम करते थे, लेकिन जब पुलिस की स्थापना हो गई तो जमींदारों को हटा करके जो है थाने की स्थापना की गई और हर थाने में एक दरोगा की नियुक्ति की गई और वह दरोगा हमेशा भारतीय होता था। ठीक है, प्रत्येक जिले में एक जिला सुपरिटेंडेंट के पद का जो है सृजन किया गया, उसका निर्माण किया गया। यह पूरे जिले के पुलिस व्यवस्था का प्रधान होता था। जैसे अभी वर्तमान में कौन होता है, एसपी होता है, जो पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था को देखता है। ठीक है, तो ये था पुलिस के बारे में। पुलिस के बारे में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई जो है कोई थ्योरी नहीं है जिससे आपको कोई बहुत कठिन सवाल पूछा जा सकता है। ये सामान्य सी जानकारी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दे दी। ठीक है, अब न्यायिक संगठन की बात करते हैं, कानूनी प्रक्रिया की बात करते हैं कि अंग्रेज किस प्रकार न्यायिक संगठन इंडिया में चलाते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, या अगर आप नहीं जानते तो आगे पढ़ेंगे कि भारत में जो अंग्रेजों का वास्तविक रूप से प्रशासनिक काम शुरू हुआ एक सरकार के रूप में, वो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम से ही शुरू होता है। तो हम यहीं से समझना शुरू करेंगे। तो न्यायिक संगठन का किस प्रकार काम करता है। 1772 AD में वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत की स्थापना की। ठीक है, फौजदारी अदालत का मतलब वो ऐसा अदालत जो झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, हत्या, इन सारे मुकदमों की जो है सुनवाई करता है, फौजदारी अदालत होती है। 1774 में ही रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसके टाइम पे, वारेन हेस्टिंग्स के ही टाइम पर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कार्नवालिस जब गवर्नर बनता है तो उसके टाइम पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कार्नवालिस ने क्या किया कि फौजदारी एवं दीवानी कचहरियों को श्रेणीबद्ध किया, यानी कि उनकी एक हायरार्की बनाई कि सबसे नीचे कौन है, सबसे उसके बाद में कौन है, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, एक श्रेणी बनाई उन्होंने। ठीक है, प्रत्येक जिले में दीवानी न्यायालय की स्थापना की। इससे पहले हेस्टिंग्स ने क्या किया था, प्रत्येक जिले में फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी। कार्नवालिस ने क्या किया, दीवानी न्यायालय की स्थापना की। दीवानी न्यायालय ऐसे न्यायालय होते हैं जिनमें जो है ऐसे मुकदमे की सुनवाई होती है जो कि आपराधिक नहीं होते हैं, यानी जैसे कि भूमि विवाद, विवाह से संबंधित विवाद, या धन के जो है अधिग्रहण का विवाद, ये सारी जो विवाद होते हैं ये दीवानी न्यायालय में सुने जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दीवानी न्यायालय। अब आगे हम बात करते हैं दीवानी अदालतों का श्रेणी क्रम जो कार्नवालिस के टाइम पर बना था वो किस प्रकार काम करता था। तो सबसे ऊपर होता था सदर दीवानी अदालत, जो कि हाई कोर्ट के जैसे काम करता था। ठीक है, ये सबसे ऊपर होता था। उसके नीचे 4 प्रांतीय अदालत होती थी। उसके बाद में जिला जज न्यायालय, और उसके बाद में रजिस्ट्रार का न्यायालय, और सबसे नीचे मुंसफ एवं अमीन का न्यायालय। ठीक है, तो ये जो है एक श्रेणी क्रम था, एक हायरार्की था कार्नवालिस के टाइम पर, जो कि इसी क्रम में काम करता था। यानी कि अगर आप पहले मुंसफ के जो है न्यायालय में जाएंगे, उसके बाद में वहाँ से अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप रजिस्ट्रार, उसके बाद में जिला जज न्यायालय, फिर 4 प्रांतीय न्यायालय अदालत, और उसके बाद में सदर दीवानी अदालत में आप जाएंगे। तो ये क्रम के रूप में क्या है, काम करता है। ठीक है, ये जो है श्रेणी किसने बनाई थी, कार्नवालिस ने बनाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के लिए कार्नवालिस ने बंगाल प्रेसिडेंसी को 4 डिवीजनों में बांटा तथा प्रत्येक डिवीजन में एक क्षेत्रीय न्यायालय की स्थापना की। तो फौजदारी न्यायालय की सुनवाई के लिए क्या किया कि जो पूरा उनका बंगाल था उसको 4 डिवीजन में बांटा। उस वक्त इनको बंगाल का गवर्नर ही बोलते थे, जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे, क्योंकि उस वक्त जो मुख्य रूप से बंगाल ही था इनके हाथ में। ठीक है, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि 1757 और उसके बाद में 64 का बक्सर का युद्ध, प्लासी के युद्ध, इसके बाद ही वो मजबूत हुए थे। और
उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे थे। तो अभी इनका जो वर्चस्व मुख्य रूप से बंगाल पर ही था, तो उन्होंने बंगाल का क्या किया, 4 डिवीजनों में इसको बांटा और प्रत्येक डिवीजन में एक क्षेत्रीय न्यायालय की क्या की, स्थापना की। ठीक है, अब देखते हैं कि विलियम बेंटिक ने किस प्रकार जो है न्याय व्यवस्था में अपनी जो है अपना काम किया। क्षेत्रीय एवं प्रांतीय न्यायालय को समाप्त कर दिया। तो विलियम बेंटिक ने क्या किया कि क्षेत्रीय और प्रांतीय न्यायालय को समाप्त कर दिया एवं इनके कार्यों को जिला जज तथा कलेक्टर को सौंप दिया। जिला जज एवं कलेक्टर को इनके कामों को क्या किया, सौंप दिया। बेंटिक ने भारतीयों को भी न्याय विभाग में उच्च पदों पर सृजित किया। अक्सर यही होता था कि कोई भी सुधार हो, कोई जो है अच्छा काम हो जो आधुनिक मानव सभ्यता के लिए अच्छा हो, अंग्रेजों ने खूब किए, लेकिन हमेशा वो काम करते थे अपने फायदे के लिए। कभी भारतीयों को चाहे नागरिक सेवा हो ऊपर नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि वो वास्तविक शक्ति अपने पास रखना चाहते थे। विलियम बेंटिक ने क्या किया कि भारतीयों को भी न्याय विभाग में ऊंचे पदों पर सृजित किया। ये एक अच्छा काम था जो विलियम बेंटिक ने किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे चल करके सदर दीवानी न्यायालय एवं निजामती, यानी कि जो सदर निजामती अदालत है, इसके स्थान पर 1865 AD में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई उच्च न्यायालय की क्या की, स्थापना की गई। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था, जब वो उस कार्नवालिस का हायरार्की आपको बता रहे थे, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो सदर न्यायालय है वो क्या है, एक हाई कोर्ट के तरीके से काम करता था। तो सदर दीवानी एवं सदर निजामती अदालत को हटा करके 1865 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में उच्च न्यायालय की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, अब ये था आपका पूरा न्याय व्यवस्था। उसके बाद में कुछ कानूनी बात जो है अंग्रेजों से संबंधित जो थी उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कानूनी अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिए गए। इसका मतलब ये है कि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद कानून बनाने का पूरा अधिकार किसका हो गया, गवर्नर जनरल का हो गया। पूरा अधिकार गवर्नर जनरल का हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, ये कुल मिलाकर के एक व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था हो गई। अभी वर्तमान में हमारे देश में कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है और राज्यों में विधानसभा बनाती है। ठीक है, यानी कि जो है जिन राज्यों में विधानसभा है तो वहाँ पर केवल विधानसभा बनाती है। जहाँ पर विधानसभा विधान परिषद दोनों हो, दोनों मिल करके बनाते हैं। केंद्र में संसद का मतलब कि राज्यसभा विधान और वो लोकसभा मिल करके बनाते हैं। ठीक है, तो एक पूरा जो है एक व्यवस्था ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बैठकर बहस करते हैं, विचार करते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं और अलग अलग क्षेत्रों से चुन करके आते हैं, तो अलग अलग समस्याएं उनको पता होती हैं। उसके बाद कानून का निर्माण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर ही छोड़ दिया गया कि जो वो कानून बनाएगा वही कानून लागू होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही तंत्र के तरीके से काम चल रहा था। अब 2 टर्म मैंने यहाँ पर लिखा है, कानून का शासन और कानून के समक्ष समानता। इसको आपको समझाना है, क्योंकि जब अंग्रेज कानून बना रहे थे तो इन दोनों सैद्धांतिक बातों को उन्होंने खूब किया था। तो इसको समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। कानून का शासन का मतलब होता है कि जो शासन होगा, जो शासन व्यवस्था चलेगी वो कानून के द्वारा चलेगी, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलेगी। जैसे गवर्नर जनरल है, ये कानून बनाता है, लेकिन जो शासन होगा वो जो है गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से होगा, ना कि गवर्नर जनरल के कहने के हिसाब से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कानून बन करके संहिताबद्ध हो जाएगा उसी के आधार पर प्रशासन चलेगा। अब आसान भाषा में इसको आप इस तरीके से समझिए वर्तमान में कैसे काम करता है कि जैसे मान लीजिए एसपी और डीएम है आपके ज़िले में, तो एक पुलिस विभाग देखता है और दूसरा प्रशासन देखता है। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, लेकिन दोनों कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो पहले से जो है आईपीसी, सीआरपीसी या संविधान में दर्ज ना हो। यानी कि वो जो कानून संहिताबद्ध है उसी के अनुसार काम करते हैं। कुल मिलाकर के उनका काम बस इतना है कि कानून को लागू कराएं। बाकी डीएम और एसपी के खुद के करने से कोई काम नहीं होता है। तो इसी का मतलब होता है कानून का शासन। उनका काम बस इतना है कि वो कानून का पालन करवाएं, अनुपालन करवाएं। ठीक है, वो कोई कानून नहीं है, कानून के हिसाब से शासन चलता है। तो ये बहुत ही सामान्य सी बात थी जिसको आपको समझना चाहिए।
लेकिन ये जो व्यवस्था है, कानून का शासन है, सैद्धांतिक रूप से इंडिया में केवल काम कर रहा था। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ये भारतीयों पर तो कुछ लागू होता था, लेकिन जो यूरोपीय लोग थे वो धड़ल्ले से शैतानी का काम करते थे, इंडिया में उनके ऊपर लागू नहीं होता था। दूसरा है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का मतलब ये होता है कि सभी के लिए बराबर कानून, चाहे वो कोई महिला हो या पुरुष हो, यूरोपीय हो या भारतीय हो, या तथाकथित उच्च जाति या निम्न जाति का हो, सबके लिए कानून की समानता एक है। क्योंकि भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है वो बहुत ही पुराने समय से रही है, तो अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कानून होते थे। लेकिन सैद्धांतिक रूप से ही इस नई अच्छी व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेज़ों के टाइम पर हुई। हालांकि यह व्यवस्था भी केवल भारतीयों पर लागू होती थी। जो यूरोपीय अंग्रेज़ थे वो खूब यूरोपीय थे, अंग्रेज़ थे, फ्रांसीसी थे, वो इसका दुरुपयोग करते थे। लेकिन ये आधुनिक मानव सभ्यता के लिए जो अच्छी बात थी उसकी शुरुआत इंडिया में कहीं ना कहीं यहाँ से होती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो है प्रशासन के बारे में, अंग्रेजों के प्रशासनिक नीति के बारे में, जिसको आपने 2 क्लास में समझा, क्लास 12 और क्लास 13 में। जो अभी ये 13वीं क्लास सबसे पहले देख रहे हैं उनको पीछे जा करके पूरा पढ़ना चाहिए ताकि पूरी चीज़ें एक साथ समझ में आ जाएँ। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।